गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 2 और उसके पाठ 3 के बारे में। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां और इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। तो आइए हम इस पाठ के बारे में जानेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि वही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भाव भंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैंने देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बधूर अधितकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है जिनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हीं बीती बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट, मोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, जेहलम, काबुल, कुब्बा, कापिश, गंगा, यमुना, सरयू, गटक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दोनों महानदों के रूप में समंदर की ओर प्रवाहित होती रहती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा। उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समंदर को उसका दामाद कहने में। कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था, वे तत्रबती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रियसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़, घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखे। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना रखें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी कि तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस गतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। जो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी। जाऊं मैं
तुम पर बलिहारी, तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन।